2017 का वो साल था जब चीन अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाता है और ये बताता है कि इसके अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर होनी चाहिए। यानी कि वो फुल्ली स्टेल्थ है, इसका सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स है, इसका बेहतरीन रडार है और ये एयरक्राफ्ट तमाम तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। लेकिन 2017 से आज 7 साल हो गए हैं। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ने किसी भी तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम आज तक नहीं दिया है। और इन बिटवीन ये खबरें आई थीं कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन में कुछ माल फंक्शन हुए थे, जिससे इसके इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। इसके रडार को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे कि चीन का जो दावा था उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ इसके रडार में नहीं है। और तमाम तरह की बातें इसको लेकर के उड़ती रहती हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो अब इस बात को मान बैठे हैं कि J-20 को लेकर के चीन का जो भी दावा है वो हवाई है, उसमें सत्यता बहुत कम है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि J-20 की तमाम तैनातियां भारत की सीमा के साथ लगे हुए हवाई अड्डों में चीन कर रहा है और उन एयरफील्ड्स को J-20 के मुताबिक मॉडिफाई भी कर रहा है, इससे एक संदेश ये जाता है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि भारत सतर्क है और भारत सतर्क इस तरह से है कि भारत ने अपने सबसे एडवांस फाइटर को यानी राफेल को भी चीन के साथ लगी हुई सीमा के आसपास तैनात कर दिया है और चीन की भ्रुकुटी इसी बात पे तनी हुई है। क्योंकि अगर हम पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया की बात करें तो उन्होंने 19 मई को इसी साल ये कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि चीन इतना घबरा गया है राफेल को देख करके कि राफेल का जो पहली फ्लाइंग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के ऊपर से हुई थी, उसके बाद राफेल को काउंटर करने के लिए होतन एयरबेस में चीन ने 5 J-20 तैनात कर दिए। और आने वाले दिनों में जब राफेल की तैनाती की संख्या उस इलाके में बढ़ी, यानी कि उसको 1 से बढ़ाकर के 4 किया गया, तो उसके बदले होतान एयरबेस में ही 20 J-20 तैनात कर दिए गए। यानी 5:1 का रेशियो राफेल के मुताबिक चीन ने J-20 लगाए हैं। इसी से J-20 की काबिलियत को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट राफेल, जिसकी दुनिया जिसकी काबिलियत को जानती है, उसको काउंटर करने के लिए 5-5 J-20 चीन ने लगाए हैं। यानी कि ये खुद दर्शाता है कि उस J-20 की कितनी खूबियाँ होंगी जो राफेल से इतना डरता है। लेकिन हमको निश्चिंत बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमको अपनी राफेल की इन्वेंट्री थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, हमको उनकी तैनाती को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने तमाम अन्य रिसोर्सेज को भी बॉर्डर्स के ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि चीन के साथ ये तनातनी बहुत लंबी चलने वाली है। चीन के साथ भारत एक बहुत लंबी सीमा शेयर करता है और इस बॉर्डर के आसपास भारत के तमाम एयर बेसेस हैं और हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने फोर फादर्स का, जिन्होंने डायरेक्ट चीनी थ्रेट न होने के बावजूद भी लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक तमाम ऐसे एयर बेसेस बना दिए थे जिनको आज भी हम ऑपरेशनल कर सकते हैं या ऑपरेशनल किया हुआ है। और चीन के लिए ये सारे एयरफील्ड्स युद्ध की दशा में बहुत घातक साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि युद्ध जीतने के लिए खासतौर पर चीन जैसे दुश्मन के साथ आपको बॉर्डर से 100-200 किलोमीटर के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशनल एयरफील्ड्स चाहिए ही चाहिए जिनसे आप ज़रूरत पड़ने पर फ्लाई कर सकें, हिमालय को पार कर सकें और चीन के अंदर घुस करके प्रहार कर सकें। भारत के पास एक लंबी श्रृंखला है ऐसे एयरफील्ड्स की। और दूसरी एयर कॉम्बैट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो भी एयरफील्ड्स हैं वो म्यूचुअली सपोर्टिव होने चाहिए। यानी कि अगर एक एयरक्राफ्ट एक जगह से फ्लाई करता है और वापस आते समय उसके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं कि वो उसी बेस पर वापस आए, तो उसके पास ऐसे रनवेज आसपास 100-200 किलोमीटर दूरी पर होने चाहिए जहां पर वो अपनी लैंडिंग करा सके और वहां से फिर से टेक ऑफ कर सके। युद्ध की दशा में इस तरह के म्यूचुअल सपोर्टिव एयरबेस का होना बहुत फायदा करवाता है और भारत के पास ये क्षमता है। लेकिन जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो चीन सबसे बेसिक इस चीज़ पर मात खा जाता है। हालांकि चीन इसके ऊपर काम कर रहा है। तिब्बत के अंदर उनके पास सिर्फ 5 एयरफील्ड्स थे जिसको अब वो बढ़ा करके 8 करने वाले हैं। इसके अलावा शिनजियांग में उनके पास एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सब इलाके या ये सब एयरफील्ड्स बॉर्डर से यानी LAC से काफ़ी दूर है चीन की तरफ। वहाँ से अगर एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो उसको रिफ्यूलिंग की समस्याएं आएंगी। अब J-20 जैसा एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करेगा जैसा चीन दावा करता है तो उसको रिफ्यूलिंग की समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसको अटैक करके वापस अपने एयरफील्ड में जाना उतना आसान नहीं रहने वाला जितना भारतीय एयरक्राफ्ट को रहने वाला है। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि ये जो
म्यूचुअल सपोर्टिव एयरफील्ड की जो मैं बात करता हूँ, ये सुविधा भी चीन की तरफ नहीं है। तिब्बत एक पठार है, वहाँ पे जो एयर बेसेस हैं चीन के, वो एक दूसरे से 500 से 700 किलोमीटर दूर हैं, यानी कि उनके अंदर सपोर्टिव वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं आएगी। एयर कॉम्बैट में बहुत ज़रूरी होता है। यही हाल शिनजियांग का भी है। होतान में एयरबेस है, कुरसांग में एक एयरबेस है और तमाम ऐसे एयरबेसेस हैं जिनके ऊपर भारत की स्ट्रेटजिक नज़र है, और अगर युद्ध की दशा होती तो भारत इन एयरबेसेस में एक एक को निशाना बना करके बाकी को भी बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह से भारत की जो पकड़ है एयर कॉम्बैट में, वो चीन से बहुत आगे है, और चीन इस बात से ही घबराता है और इसीलिए भारत के एक एयरक्राफ्ट के मुकाबले 5-5 एयरक्राफ्ट तैनात कर रहा है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट तैनात कर रहा है, जैसा कि वो दावा करता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सिर्फ एयर कॉम्बैट की बात हो तो भारत की एयरफोर्स आज भी चीन से बहुत आगे है। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हकीकत ये है कि चीन हमारी ताकत को तौल रहा है, और हमको भी चीन की ताकत को लगातार एसेस करना पड़ेगा, लगातार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस स्थिति में एक सवाल और बहुत बार बार पूछा जाता है कि J-20 और राफेल में अगर मुकाबला हो तो कौन सा एयरक्राफ्ट सुपीरियर साबित होगा। देखिए, एयर कॉम्बैट एक टोटली डिफरेंट चीज है। एयर कॉम्बैट में आप तभी जीत सकते हैं जब आपके पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हो, जब आपके पास इस तरह का एयरक्राफ्ट हो और उसको चलाने वाले इस तरह के हाथ हो जो कि हर तरह की परिस्थिति में क्विक डिसीजन ले सकें, दुश्मन को बर्बाद कर सकें और साथ ही सुरक्षित वापस लौट सकें। अब जो राफेल की लिगेसी रही है पिछले 25 सालों से, वो तमाम देशों के अंदर ऑपरेट होता है, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्टीज़ भी करता है, उसके पास इतने तरह के हथियार रखने की क्षमता है जिससे दुश्मन भयभीत हो जाता है, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इसको बॉम्बर की तरह बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रेकी के लिए शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम तरह की खूबियाँ इस एयरक्राफ्ट के अंदर हैं जो कि दुनिया ने देखी हैं। अब जब इसको भारतीय क्षमताओं के हिसाब से कस्टमाइज़ किया गया है तो इसकी कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं J-20 के साथ इस तरह की बात नहीं कही जा सकती है। J-20 ने आज तक किसी भी युद्ध में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। दुनिया जानती है कि जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा नहीं लोगे, एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, तब तक आप ऑपरेशनल कॉम्बैट के लिए रेडी नहीं हो सकते हो, और J-20 के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और, अगर J-20 इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट होता तो आज उसके खरीदारों की लाइन लगी होती चाइना के सामने। एक भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि चाइना से J-20 खरीदना चाहता हो। वहीं 5th जनरेशन के तमाम एयरक्राफ्ट, चाहे वो अमेरिका बना रहा हो या यूरोप बना रहा हो या फिर रशिया बना रहा हो, दुनिया लाइन लगाकर ये खड़ी है उन एयरक्राफ्ट को लेने के लिए। राफेल भी एक उदाहरण है। तो ये समझने वाली बात है कि J-20 और राफेल का कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। राफेल उससे बहुत बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, चीन कुछ भी दावा करता रहे।